नमस्कार। शुद्ध राजनीति की खबरों से पहले बात बिहार और देश की सियासत के दिग्गज रामविलास पासवान की। पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर कुछ देर पहले पटना पहुंचा, जहां तमाम पार्टियों के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। कल पटना के दीघा घाट पर राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। स्टेट फिंगर लाया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई राजनीतिक हस्तियों और विभिन्न दलों के शीर्ष नेताओं ने केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के अंतिम दर्शन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पासवान के श्रद्धांजलि देने के बाद पीएम मोदी ने शोकाकुल परिवार और उनके बेटे चिराग पासवान को ढाढ़स बंधाया। केंद्रीय मंत्री पासवान का गुरुवार शाम निधन हो गया था। पासवान के पार्थिव शरीर को उनके सरकारी आवास 12 जनपद पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी अपने 10 जनपद वाले सरकारी आवास से पैदल ही रामविलास पासवान का अंतिम दर्शन करने पहुंचे, तो सुबह से ही उन्हें श्रद्धांजलि देने वाले नेताओं का तांता लगा रहा। जब बहुत कुछ सीखा वो मेरे प्रदेश बिहार के थे। मेरी बहुत पीड़ा है, असीम संवेदना। रामविलास जी का दुख देश की राजनीति के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। ओम शांति। देश के ओवरऑल राजनीति में जिनका उसका जो अस्तित्व था, ये बहुत महत्वपूर्ण था हमारे देश के लिए। मेरे ख्याल में उनके जाने से एक बहुत बड़ा वॉइड हो गया है, जो फिल करना आसान नहीं होगा हमारे लिए। रामविलास पासवान के पार्थिव शरीर को शाम 5 बजे वायुसेना के विशेष विमान से दिल्ली से पटना ले जाया जाएगा, जहां लोगों के अंतिम दर्शन के लिए उन्हें विधानसभा ले जाया जाएगा। परिजनों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं, दुख है, और जो उनकी अधूरी जो इच्छा रही है, हम लोगों का प्रयास रहेगा कि उस विचारधारा को आगे हम लोग बढ़ाने का काम करें, सभी लोगों को मान सम्मान दिलाने का काम करें, उनके सपना को साकार करें। पटना के दीघा घाट पर शनिवार दोपहर 10 बजे के करीब रामविलास पासवान का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। बागियों के मैदान में कूदने से बिहार के पहले चरण का चुनाव रोमांचक हो गया है। नवादा जिले की अरवल विधानसभा सीट से बीजेपी ने पूर्व विधायक का टिकट काटा, तो वो निर्दलीय ही मैदान में कूद पड़े। विपक्षी दलों से लड़ने की तैयारी कर चुकी बीजेपी अब अपने ही बागी से परेशान है। पार्टी एक, विचारधारा एक और विधानसभा क्षेत्र भी एक, लेकिन दोनों नेता आमने सामने हो गए। एक दूसरे को हराने के लिए ताल ठोकने लगे। पार्टी का नाम बीजेपी और विधानसभा सीट का नाम अरवल। बीजेपी ने यहां से दीपक शर्मा को टिकट दिया और शर्मा जी ने नामांकन भी दाखिल कर लिया है, लेकिन पार्टी का ये फैसला बीजेपी के पूर्व विधायक चितरंजन शर्मा को हजम नहीं हुआ और वो बागी बन बैठे। दीपक शर्मा अरवल का बेटा होने की हुंकार भर रहे हैं, सामाजिक समर्थता और भाईचारे पर भी भाषण दे रहे हैं, लेकिन चितरंजन शर्मा उन्हें हराने की कसम खा रहे हैं और बीजेपी को सबक सिखाने की सौगंध ले रहे हैं। अरवल का बेटा है, अरवल के विकास के लिए आए हैं, और यहाँ जो आपसी जो भाईचारगी और समाज का जो समरसता, इसका पहला ख्याल रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी के मूल वोटर जो दलित, अति पिछड़ा, स्वर्ण, व्यवसाय, यही है, और जब नेतृत्व करने में ये समाज पीछे रहेगा प्रदेश का, तो भाजपा को गर्त में जाने से कोई रोक नहीं सकता है। 2010 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पांडव सेना के नेता चितरंजन शर्मा को टिकट दिया और वो कमल खिलाने में कामयाब भी रहे। 2015 में भी बीजेपी ने चितरंजन शर्मा पर भरोसा किया, लेकिन वो आरजेडी के रविंद्र सिंह से चुनाव हार गए। यही वजह है कि पार्टी ने इस बार चितरंजन का टिकट काट कर दीपक शर्मा को मैदान में उतारा है। 5 साल तक अपराधियों और दागियों के खिलाफ प्रवचन देने वाले नेताओं को चुनाव आते ही अपराधी और बाहुबली अच्छे लगने लगते हैं। कोई सीधे अपराधी को टिकट थमा रहा है, तो कोई अपराधियों की पत्नी को उम्मीदवार बना रहा है। तमाम पार्टियां इन दागदारों को गले लगा रही हैं। बिहार की चुनावी चौसर में एक बार फिर से बाहुबलियों की बहार है। नवादा से रेप के दोषी और जेल में बंद बाहुबली राजवल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी मैदान में कूद पड़ी हैं। आरजेडी ने रेप के दोषी विधायक राजवल्लभ यादव से तो किनारा कर लिया, लेकिन उनकी पत्नी को 2015 के चुनाव में टिकट थमाकर विधानसभा पहुंचा दिया। एक बार फिर टिकट हासिल करने में कामयाब हुई विधायक विभा देवी अभी से ही जीत का सिंबल दिखा रही हैं।
नवादा जिले के वारिसलीगंज सीट पर बाहुबली अपना दमखम दिखाने को तैयार है। पिछली बार बाहुबली अखिलेश सिंह की पत्नी और बीजेपी विधायक अरुणा देवी से हारे पूर्व जेडीयू विधायक और बाहुबली प्रदीप महतो को पार्टी ने इस बार टिकट नहीं दिया, तो महतो ने अपनी पत्नी को निर्दलीय ही मैदान में उतार दिया। अनीता देवी को विकास शब्द बोलने में भी दिक्कत हो रही है, लेकिन अपनी जीत को लेकर वो एकदम निश्चिंत है। जेडीयू और बीजेपी कहने को तो गठबंधन में है, लेकिन पिछले चुनाव में दोनों पार्टियों के प्रत्याशी इस बार आमने सामने हैं। दो पार्टी से हैं और उसके बीच में जाएंगे, जनता के बीच में जाना है। जनता अदालत है और जनता फैसला करेगी कौन अच्छा काम किए हैं। जनता के बीच में अदालत में जाना है, जनता फैसला करेगी कौन हमारे लिए अच्छा काम किए। वारिसलीगंज में देखिए, भर लखीसराय से गया तक कोई पुल नहीं बना, 33 फ्लोर का पुल बना, बिजली का जो है पावर ग्रिड बना, उसके बाद जो सिंचाई के अनेकों काम हुआ। चीनी मिल वाला वादा हम जब तक जाएंगे विधानसभा में रहेंगे, उठाते रहेंगे। काम करना सरकार का है। विकास के लिए आपको कौन लोग वोट नहीं हुआ है, इसीलिए फिर हम लोग को विकास करने के लिए चाह रहे हैं। धन बल की ताकत से वो पार्टी से टिकट भी लेते हैं और चुनाव भी लड़ते हैं और फिर वो 5 साल सत्ता में रहते हैं। उससे सिवाय नुकसान के जनता का और कुछ होता नहीं है। बाहुबली को टिकट दे के अपने आप को मजबूत समझती हैं कि हम बाहुबली को अगर देते हैं टिकट तो मेरी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, बहुत मजबूती से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा कुछ है नहीं। बिहार में बाहुबलियों का चुनावी मैदान में कूदना नया नहीं है। शहाबुद्दीन से लेकर अनंत सिंह और रामा सिंह तक इस फहरिस्त में दर्जनों नाम है, लेकिन अब तो उनकी पत्नियां भी चुनावी समर में कूद रही हैं। नेताओं को आदर्श मानने वाले लोग सियासत के मौजूदा दौर से त्रस्त हैं। गांधी, लोहिया, जेपी और कर्पूरी की कर्म भूमि रहे बिहार के चुनावी समर में फिलहाल जिस तरह अपराधियों, बाहुबलियों और दागियों का बोलबाला है, और ये बात बेतिया के लोगों को काफी खल रही है। यहाँ के जो बेईमान हो गई है, नेता भी बेईमान है। धोखा बा, फरेब बा, भ्रष्टाचार बा, लोग के आंख में आंसू बा, अपराधी लोग के बोलबाला बा। ऐसा लोग से किनारा करे पड़ी। आज बिहार में कुछ ना बा। ये बिहार के चंपारण की आवाज है, वही पश्चिमी चंपारण जहां से बापू ने अपना पहला सत्याग्रह किया था। लेकिन वक्त के साथ बिहार के चुनावी समर में अपराधियों की एंट्री होती गई और दागियों का दबदबा बढ़ता चला गया। बुजुर्ग नौजवान सभी सियासत के इस दौर से दुखी हैं, नाराज हैं। सियासी दलों के खिलाफ इनके मन में गुस्सा है, अफसोस है, लेकिन इनके भीतर परिवर्तन की एक उम्मीद भी बाकी है। भाजपा का एमपी जो है 4 सीटें है और उसी तरह से आपको जदयू में भी है, आरजेडी में भी है, हर दल में बाहुबली लोग हैं। डबल मर्डर वाला है, उसको भी टिकट मिल रहा है, और अपहरण कांड वाला है, उसको भी टिकट मिल रहा है। तो उससे क्या पक्ष रखेंगे आदर्श राजनीति का? गांधी जी के, अम्बेडकर जी के सबकर सपना चूर बा। दोसर का बा बिहार में, लोग के आंख में आंसू बा, अपराधी लोग के बोलबाला बा। ये बेरा भ्रष्ट अपराधी के बोलबाला बा, उहे सरकार बा। स्वास्थ्य शिक्षा सबके सुधार चाहिए, वैसने सरकार चाहिए जो गरीब जनता के भलाई करे, गरीब जनता के रखवारी करे, वैसने हमनी के सरकार चाहिए। राजनीति पहले रहे, जहाँ गांधी, अंबेडकर, लोहिया, कर्पूरी ठाकुर जैसन जन सेवक रहे। आज कुछ ना बा। आज अपराधी के बोलबाला बा। शहाबुद्दीन, अनंत सिंह, मंजू वर्मा जैसन बलात्कार के संरक्षण के लोग बा। आज बिहार में कुछ ना बा। और भी जितना बाहुबली लोग बाटे, डाकू, अपराधी, भूमाफिया, स्वास्थ्य माफिया लोग बाटे, वैसन लोग के जब पार्टी संरक्षण दी तब आज कुछ ना बाची बिहार में। जहाँ लोग बेरोजगार बा, त्रस्त बा, शिक्षा स्वास्थ्य खातिर सब चीज खातिर परेशान बा, ये बिहार बा। जौन केहू के आंख में आंसू ना देले हो, जौन केहू के हत्या ना कैले हो, जौन केहू के बलात्कार ना कैले हो, वैसन लोग के बदले के आवश्यकता बा। एबरा बिहार में बदलाव। सियासत और जंग में सब कुछ जायज होता है। बिहार के चुनावी रण में एक बार फिर यह बात साबित हो गई है। दागी उम्मीदवारों से किनारा करने का ऐलान करने वाले नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की आरोपी मंजू वर्मा को प्रत्याशी बना दिया है। मंजू वर्मा ये वो चेहरा है जिसे कभी नीतीश कुमार ने अपने सुशासन बाबू की छवि पर दाग माना था। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में आरोप लगने के बाद उनसे इस्तीफा ले लिया था, पार्टी से भी निकाल दिया था, लेकिन अब चुनाव में वही मंजू वर्मा उनकी मजबूरी बन गई है। मुख्यमंत्री को मंजू वर्मा के दाग अच्छे लगने लगे हैं। बिहार सरकार की
पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा को नीतीश कुमार ने चेरिया विधानसभा सीट से अपनी पार्टी का टिकट थमा दिया है। शेल्टर होम कांड की आरोपी मंजू वर्मा को प्रत्याशी बनाए जाने से हर कोई हैरान है, विपक्ष सवाल दाग रहा है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता को इसमें कुछ भी गलत नहीं दिख रहा। मंजू वर्मा जो जिस बिरादरी से आती हैं, इनका जो सोशल कॉम्बिनेशन इन्होंने बनाया है लौह कुश का, और उस जिस समय वो जेल में गई उस समय भी हल्ला ये उठा कि साहब माने आप एक मंत्री को मुजफ्फरपुर शेल्टर होम के मामले में हटा रहे हैं, हालांकि उनके यहाँ कारतूस वगैरह भी मिला था, और वहीं जो है दूसरा जो मजबूत जात का मंत्री है उसको आप नहीं हटा रहे हैं। ये सवाल उस समय उठा था और इसको लेकर के कुशवाहा समाज में नाराजगी भी थी। हमको लगता है कि उसी नाराजगी को दूर करने के लिए नीतीश कुमार जी ने मंजू जी को टिकट दिया है। मंजू वर्मा का सरप्राइज का क्या तुक है? जब मंजू वर्मा समाज कल्याण मंत्री थे उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा था, बट जब सीबीआई ने उनको क्लीन चिट दिया है, सीबीआई ने उनके ऊपर कहीं कोई तो काहे क्यों पनिश करें? जांच होती है, जांच में जब आप क्लीन चिट मिलेगा तो वाई क्यों मंजू वर्मा को प्रश्न चिन्ह लगाया जाए? आप अपना देखिए ना, आप मंजू वर्मा पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, और आपने जो महिला सशक्तिकरण और इस पर बात करते हैं, जो लोग महिला के केस में अभियुक्त हैं उनके परिवार को आप लोगों ने टिकट दे दिया, तो क्या मैसेज आप समाज में देना चाहते हैं? आप राजनीतिक शुचिता का प्रश्न चिन्ह नीतीश कुमार पर लगाते हैं। मुजफ्फरपुर बालिका गृह रेप कांड में करीब 34 बच्चियों के साथ रेप की पुष्टि हुई थी। तब मंजू वर्मा नीतीश सरकार में कैबिनेट मंत्री थी। मंजू वर्मा के पति पर मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के संपर्क में रहने का आरोप लगा था। यहाँ तक कि उनके घर से अवैध हथियार भी मिले थे। मंजू वर्मा के विवादों में घिरने के बाद नीतीश कुमार ने उन्हें मंत्री पद से हटा दिया था और पार्टी की सदस्यता भी छीन ली थी। फिलहाल मंजू वर्मा जमानत पर है। मायावती की पार्टी बीएसपी ने एक बार फिर 2007 की अपनी सोशल इंजीनियरिंग पर भरोसा करते हुए ब्राह्मण कार्ड खेल दिया है। बसपा यूपी में नवरात्रि से ब्राह्मण जोड़ो अभियान शुरू करने जा रही है। ऐसे में वो विरोधी दलों के निशाने पर आ गई है। यूपी में अपनी सियासी जड़ों को तलाशने में जुटी बीएसपी एक बार फिर दलित ब्राह्मण का कार्ड खेलने जा रही है, जबकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती लोगों को जात पात की राजनीति से दूर रहने की सलाह दे रही हैं। देश में जातिवादी, पूंजीवादी व संकीर्ण मानसिकता रखने वाली पार्टियों के किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना। सोशल इंजीनियरिंग के जिस फार्मूले ने मायावती को साल 2007 में सत्ता तक पहुंचाया था, मायावती एक बार फिर उसी फार्मूले पर भरोसा कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में बनते बिगड़ते सियासी माहौल के बीच बहुजन समाज पार्टी नवरात्र में एक बार फिर पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण जोड़ो अभियान शुरू करने जा रही है। इसके तहत उत्तर प्रदेश के हर जिले में अभियान चलाया जाएगा और ब्राह्मणों को बीएसपी से जोड़ा जाएगा। यूपी की राजनीति में ब्राह्मणों की भूमिका बेहद अहम रही है। 23% वोट बैंक वाला ब्राह्मण दूसरी जाति के मतों के साथ मिलकर चुनाव में निर्णायक हो जाता है। ऐसे में मायावती के इस ब्राह्मण प्रेम पर विपक्षी दल करारा प्रहार कर रहे हैं। राजनीतिक दल मुहिम शुरू कर रहा है ब्राह्मणों को जोड़ने की, तो चुनाव के वक्त ही क्यों उनको ब्राह्मणों को जोड़ने की बात आती है? जब 2007 से 2012 तक बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार रही, तो सबसे ज्यादा राजनीतिक उत्पीड़न ब्राह्मणों का ही हुआ। पुनः जाति और धर्म की राजनीति करने पर उतारू हो गए हैं। पिछले कुछ दिनों में अपराधियों की जात खोजी जाने लगी, अपराधियों की जात देखकर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। ताजा कड़ी में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी आगामी नवरात्र से बहुजन समाजवादी पार्टी से ब्राह्मणों को जोड़ने की एक मुहिम चला रही है। बहुजन समाज पार्टी समेत सभी भारतीय जनता पार्टी के विपक्षी दलों को यह समझ लेना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में उसी दल की सत्ता रहेगी जिसका नारा है सबका साथ सबका। कि जब जब जनहित मुद्दों को लेकर विपक्ष एक साथ खड़ा हुआ, तब बहन मायावती जी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए। तो लगातार खोता हुआ विश्वास और बिखरता हुआ जनाधार जनता समझ चुकी है, अब वो किसी प्रयोग में आने वाली नहीं। दरअसल सियासी दलों ने ब्राह्मणों को लेकर ऐसे वक्त में मोर्चा खोला है जब यूपी सरकार पर बार बार ये आरोप लगाए जा रहे थे कि यूपी में ब्राह्मणों को पूरा सम्मान नहीं मिल रहा। ऐसे में एक बार फिर तमाम सियासी दल ब्राह्मणों को अपने पाले में खींचने की कोशिश में जुट गए हैं। ब्राह्मण मतों पर दावेदारी सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की ही नहीं है,
बल्कि तमाम सियासी दल इस जंग में कूद गए हैं। सबकी ब्राह्मण मतों पर अपनी अपनी दावेदारी है, लेकिन ब्राह्मणों से जुड़े संगठन कह रहे हैं कि वो ऐन मौके पर ही फैसला लेंगे कि आखिर उन्हें जाना किसके साथ है, क्योंकि 23% की ताकत रखने वाला ये ब्राह्मण मत हमेशा अंतिम मौके पर मौका और माहौल देखने के बाद ही फैसला करता है। कैमरा पर्सन सचिन कुमार सैनी और मनोज पांडे के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24।